मुश्किल नहीं कुछ भी दुनिया में, जरा हिम्मत तो रख, सपने बदलेंगे हकीकत में, जरा मेहनत तो कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, इससे पहले हमने चैप्टर 7 को कंप्लीट किया था और आज हम लोग 8 को देखेंगे, जिसका नाम है मच्छरों की दावत। देखिए, इस चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। मलेरिया में कपकपी और ठंड के साथ बुखार होती है। जब इंसान को मलेरिया हो जाता है तो वैसी स्थिति में कपकपी और ठंड के साथ बुखार होती है। मलेरिया जो है एक परजीवी जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, इसके द्वारा होता है और इसका वाहक जो होता है वो मादा एनाफ्लीज यानी फीमेल एनाफ्लीज जो मच्छर होता है उसी के द्वारा यह फैलता है। यह जो प्लाज्मोडियम है परजीवी, यह मच्छरों के द्वारा और मच्छर में भी मादा एनाफ्लीज के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। यहां तक हो गई बात, आगे देखते हैं। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्होंने क्या किया था कि मलेरिया के मच्छरों का पता लगाया था। जब तक मलेरिया के बारे में लोगों को ठीक से नहीं पता था कि आखिर ये कैसे फैलता है, तब लोगों की मान्यता थी कि यह गंदी हवा के कारण होता है। लेकिन रोनाल्ड रॉस जो है वो सबसे पहले इन्होंने इस बात का पता लगाया कि मलेरिया जो है वो मच्छरों के द्वारा फैलता है और कौन से मच्छर के द्वारा फैलता है इसका भी पता इन्होंने ही लगाया था। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। पहले लोग क्या करते थे कि छाल को उबालकर और उसका छानकर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब जो है वो छाल से दवाइयाँ बनाई जाने लगी है। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। आगे मच्छरों से बचने के कुछ तरीके दिए गए हैं। जैसे हो गया कि हम अपने आसपास पानी को नहीं जमा होने दें और जो भी गड्ढे हैं उनको भर दें। पानी के बर्तन जो हैं या टंकी या कूलर को साफ रखें और उन्हें हर हफ्ते सुखाएं। तालाबों में मछलियों को छोड़ें ताकि मछलियां जब तालाब में जाए तो वो मच्छर के लार्वे को खा लें और उससे मच्छर नहीं फैलेंगे। मच्छरदानी का इस्तेमाल करना और जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल डालना। जब आप जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल डालेंगे तो ऊपर जो भी मच्छर के अंडे होते हैं, लार्वे होते हैं, वो सभी पानी के पृष्ठ तनाव के कारण ऊपर ऐसे तैरते रहते हैं। लेकिन जब आप उसमें मिट्टी का तेल डाल देंगे तो उनका जो पृष्ठ तनाव है वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा और वो सभी पानी के अंदर डूब के मर जाते हैं। यहां तक हो गई बात, आगे देखते हैं। देखिए, जब हमें मलेरिया हुआ होता है या फिर कोई अन्य बीमारी भी हुई होती है तो वैसी स्थिति में डॉक्टर लोग क्या करते हैं, हमारे खून की कुछ बूंदों को स्लाइड पे लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं। इस माइक्रोस्कोप को हिंदी में हम लोग सूक्ष्मदर्शी भी बोलते हैं। इस माइक्रोस्कोप से एक चीज को 1000 गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। इसीलिए खून के अंदर की जो बारीकियां हैं वो साफ उन्हें दिखाई पड़ती है और वो पता कर लेते हैं कि हाँ, इसे कौन सी बीमारी हुई है। और अभी वर्तमान में तो कई माइक्रोस्कोप ऐसे भी हैं जिसमें इससे भी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। आगे देखते हैं। आगे एनीमिया के बारे में बताया गया है। देखिए, एक रिपोर्ट के तरफ दिया गया है। दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया के कारण परेशानी क्या है कि 2007 में दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे जो हैं वो एनीमिया के शिकार हो गए। इससे क्या होता है कि बच्चों के शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है। इस कारण जो बच्चे हैं वो ठीक से बढ़ नहीं पाते, यानी उनमें वृद्धि नहीं होती और उन्हें फुर्ती की कमी होती है। इसलिए जो कुछ भी उन्हें पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी उन्हें परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों के बच्चों के जो हैं वो हेल्थ कार्ड बन रहे हैं। हेल्थ कार्ड मतलब एक सरकार की तरफ से एक हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है उनको और उनकी जांच भी चल रही है। और जो भी बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं उन्हें आयरन की दवाई दी जा रही है ताकि वो एनीमिया से छुटकारा पा सके। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। देखिए, एनीमिया के कारण जो भी बच्चे हैं उनका जो हेल्थ कार्ड बन रहा है वो कुछ इस तरीके का बनता है। इसमें बच्चे का नाम वगैरह लिख दिया जाता है, उनका एज क्या है। साथ ही इसमें ये भी दिया हुआ होगा कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है। देखिए, इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 12 से 16, इतना अगर होना चाहिए। अगर इससे कम है तो यानी कि आप एनीमिया के शिकार हैं। यहाँ पे देखिए, जिस बच्ची का ये टेस्ट लिया गया था और हेल्थ कार्ड बना था उसका क्या है कि इसमें 8 ही है। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 12 से 16 होता है, लेकिन ये 8 है, इसलिए यह बच्ची जो है वो एनीमिया की शिकार है। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं।
आगे दिया गया है आयरन के स्रोत, क्योंकि एनीमिया जो होता है वो तो आयरन की कमी, जब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसी के कारण एनीमिया होता है। और इसे बढ़ाने के लिए हमें जिस भोजन में आयरन ज़्यादा होता है उसे खाना होता है, या फिर ये दवाओं के रूप में भी दी जाती है। लेकिन अगर हम लोग खान पान पे सही तरीके से ध्यान रखें तो यह कम नहीं होता है, जिसमें गुड़ शामिल है, आंवला है, हरी पत्तीदार सब्जियां अगर आप खाएंगे तो आप में आयरन की कमी नहीं होगी। यहाँ तक होगी बात, आगे देखते हैं। देखिए अगला हमारा चैप्टर है चट्टानों पर चढ़ना, जिसे रॉक क्लाइंबिंग भी कहते हैं, यानी कि चट्टानों पर चढ़ना। इसमें क्या है, आपको 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चढ़ना होता है। अगर आप झुकेंगे आगे की ओर तो आप गिर जाएंगे, इसलिए इस तरीके से आपको 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए चढ़ना होता है। पर्वतारोहण की भाषा में नीचे उतरने को रैपलिंग कहते हैं। देखिए जैसे डॉक्टर, अगर आप लोग डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं या फिर जैसे इंजीनियरिंग करते हैं, या फिर आप जब शिक्षण के क्षेत्र में आते हैं, तो जब आप लोग बीएड वगैरह करते हैं तो यहाँ पे कुछ नई शब्दावलियाँ होती हैं जिनसे हम पहले से परिचित नहीं होते। वैसे ही जब आप पर्वतारोहण की भी एक अलग भाषा होती है और उसमें पर्वतों से नीचे उतरने को रैपलिंग कहा जाता है। यहाँ तक होगी बात। अगर बात की जाए सीटेट की तो वहाँ से सीधे क्वेश्चन इस पॉइंट से पूछा जाता है। आप लोग इसका पहले वाला जो भी प्रश्न पत्र होता है उसमें देख सकते हैं। यहाँ तक होगी बात, आगे देखते हैं। देखिए आगे एक कहानी दी गई है। पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई और अपनी सहेलियों के साथ वह खेल खेल में ही लगभग 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। वह चढ़ तो गई, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वह वापस नहीं उतर पाई। और वहां क्या था, केवल अंधेरा था, ठंड था और डर था। पास में कुछ भी नहीं था और उसको पूरी रात बितानी थी। और यह जो घटना है वो है गढ़वाल के नाकुरी गांव में रहने वाली बछेंद्री पाल के बचपन की घटना। तो यहाँ से एक पॉइंट बना कि बछेंद्री पाल कहाँ की रहने वाली थी, तो वो गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली थी। बड़ी होकर उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। कहाँ से ली, तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से। इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। उन्हें गाइड करने वाले ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। उन्हें गाइड किसने किया था, तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने उनको गाइड किया था। उसके बाद वे महिलाओं को पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग भी देने लगी। 1984 में बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था। कब चुना गया था, तो 1984 में। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। 18 लोगों की उस टीम में 7 महिलाएं थी, जिसमें एक बछेंद्री पाल भी थी। चढ़ाई के दौरान 15 मई की रात को टीम जब लगभग 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो बेहद थकी हुई थी। सब लोग क्या किए, तंबू गाड़कर सो गए और करीब 12:30 बजे रात को धड़धड़ की आवाज के साथ एक जोरदार धमाका हुआ। इससे पहले कि वे उठ पाते टेंट उड़ गया और कोई भारी चीज उनसे जोर से टकराई। बछेंद्री तो मानो बर्फ की चादर में ही लिपट गई थी, यानी कि वो पूरी तरह ढक गई थी। पूरी टीम के लोगों को बहुत चोटें आई। टीम के लोगों ने कुल्हाड़ी से खोदकर उन पर से बर्फ हटाई और उन्हें बाहर निकाला। उनका जो सिर था वो जख्मी हो गया था और यह जो कुछ भी हुआ था वो एक भयंकर बर्फ का तूफान था, जिसकी वजह से ये हुआ, जिसकी चपेट में ये लोग आ गए थे। टीम के और लोग जो थे वो नीचे बेस कैंप में लौट गए वापस। लेकिन बछेंद्री क्या की, वो जैसे तैसे फिर से ऊपर की तरफ बढ़ी और बछेंद्री ने 23 मई 1984 को, ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर करीब 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी, यानी कि माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है, NCERT के अनुसार, आप चाहे जहाँ से भी पढ़ते हो, लेकिन इसके अनुसार जो कुछ दिया गया है आपको इसे ही सही मानना है और इसी को पढ़ना है। 8900 मीटर ऊंची चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट का है, उस पर उन्होंने अपना कदम रखा। और इसका नेपाली नाम जो है, माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम जो है वो है सागर माथा। नेपाली भाषा में इसको क्या कहते हैं, सागर माथा इसको हम लोग कहते हैं। यहाँ तक होगी बात, आगे देखते हैं। उनके साथ उनकी टीम का एक साथी भी था, क्योंकि बाकी लोग तो लौट गए थे, लेकिन उनके साथ टीम का एक साथी भी था। चोटी पर 2 लोगों के खड़े होने की जगह नहीं थी और जब अगर उनका पैर फिसल जाता तो वो हजारों फुट नीचे गिरकर ही रुकते। उन्होंने बर्फ को खोदकर अपनी कुल्हाड़ी को हुक की तरह गाड़कर रस्से से अपने आप को उसमें बांधा। तब वे लोग जो हैं वहां पे खड़े हो पाए। वे ठंड से कांप रही थी पर खुशी से झूम भी रही थी। उन्होंने वहां माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फोटो भी खींचे।
करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। इसके साथ ही बछेंद्री पाल जो है भारत की पहली महिला और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। भारत की वो पहली महिला है जो कि एवरेस्ट पर कदम रखी थी, लेकिन संसार की 5वीं ऐसी महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। तो इस चैप्टर में इतना ही था। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।